वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सिटीजनशिप या फिर नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि भारतीय नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में वर्णन है। और हमने देखा था कि जो भारत की नागरिकता प्राप्त होती है वह एकल नागरिकता है, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। और नागरिक के बारे में हमने बताया था कि जो किसी भी देश की पूर्ण सदस्यता रखते हैं तो उन्हें उस देश की नागरिक कहा जाता है। और नागरिकों को सिविल और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार उस देश के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम लोग अब उसी नागरिकता को कंटिन्यू करें और देखें कि जो विदेशियों के लिए है और भारतीयों के लिए है कौन कौन से अधिकार जो है किस अनुच्छेद में भारतीयों के लिए नागरिकता का वर्णन है और किस अनुच्छेद में विदेशियों के लिए। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जितने सभी अधिकार का वर्णन है जितने अधिकार का वर्णन है वह सभी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। वह सभी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि इन अनुच्छेदों में जिन अधिकारों का वर्णन है वे सभी अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जितने सभी अधिकारों का वर्णन है वे सभी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए और विदेशियों का उन पर कोई अधिकार नहीं है। इन अनुच्छेद के अलावे जितने सारे हमारे अनुच्छेद हैं और उसमें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों के लिए हैं। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जितने प्रकार के अधिकारों का वर्णन है वे सभी अधिकार किसके लिए हैं तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। याद रखेंगे। अब है कि विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं। एक विदेशी शत्रु होते हैं और एक विदेशी मित्र होते हैं। तो विदेशी शत्रुओं को उतना अधिकार प्राप्त नहीं होता जितना कि विदेशी मित्रों को। तो विदेशी भी दो प्रकार के, विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र। तो विदेशी शत्रुओं को विदेशी मित्रों की अपेक्षा उतना अधिकार प्राप्त नहीं है। याद रखेंगे। जैसे कि यदि विदेशी शत्रु है तो विदेशी शत्रुओं का मतलब होता है
विदेशी शत्रु का मतलब होता है जो भारत के अंतर्गत नागरिक होते हुए भी भारतीयता को हानि पहुंचाते हैं, तो वे विदेशी शत्रु कहे जाते हैं। और विदेशी शत्रुओं को अनुच्छेद 22 का अधिकार प्राप्त नहीं। विदेशी शत्रुओं को अनुच्छेद 22 का अधिकार प्राप्त नहीं। 22 का अधिकार प्राप्त नहीं। तो इम्पोर्टेंट है कि विदेशी शत्रुओं को अनुच्छेद 22 का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो याद रखेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो समस्या उत्पन्न हुई। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो भारत के सामने कौन कौन से नागरिक भारतीय बनेंगे, अर्थात किन्हें नागरिकता मिलेगी, किन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, यह एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। तो भारत के सामने नागरिकता की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। नागरिकता की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, अर्थात संविधान सभा के सदस्यों ने यह काफ़ी मुश्किल हो गया कि किन किन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाए और किन्हें भारत के नागरिकता से वंचित किया जाए। तो इसी दरमियान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की क्या हुई? तो घोषणा हुई। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ 1955 में। इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए 26 अक्टूबर 1955 को 26 अक्टूबर 1955 को भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 ईस्वी को भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट अर्थात ICA का गठन 1955 में हुआ। लेकिन इसके अनुसार 26 जनवरी 1950 को ही आधार माना गया। तो इस अधिनियम ने संविधान सभा लागू होने की तिथि को ही नागरिकता का आधार मान लिया। समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर कब से जो है नागरिकता मिलेगी और कब से नागरिकता नहीं मिलेगी। तो सबसे अच्छा जो उपाय लगा कि क्यों न संविधान सभा के लागू होने की तिथि को ही हमारे नागरिकता का आधार मान लिया जाए।
तो इस अधिनियम ने 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का आधार बना लिया। नागरिकता का आधार बना लिया। अब यहाँ पे विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु दोनों के लिए अब कानून बन गए। तो विदेशी मित्र का मतलब होता है कि देश से बाहर के वैसे देश जिनसे भारत का संबंध बेहतर हो, और वैसे देश जिनसे भारत का संबंध अच्छे नहीं, उन्हें विदेशी शत्रु कहे जाते हैं, जो समय आने पर भारत के साथ विश्वासघात करे। तो इस श्रेणी में पाकिस्तान के नागरिकों को रख लिया गया, उन्हें विदेशी शत्रुओं की संज्ञा दी गई। तो इस अधिनियम ने 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का अधिकार आधार मान लिया। और इस आधार के तहत क्या क्या फैसले लिए गए कि किन किन नागरिकों को नागरिकता मिलेगी और किन किन नागरिकों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो 5 बातों को नागरिकता का आधार माना गया। तो 26 जनवरी 1950 के आधार पर 26 जनवरी 1950 के आधार पर 5 प्रकार से, तो इम्पोर्टेंट है, आधार कौन बना? 26 जनवरी 1950, अर्थात जिस तिथि को संविधान सभा लागू हुई थी। और कितने प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति की वर्णन की गई? तो 5 प्रकार के। 5 प्रकार से 26 जनवरी 1950 के आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता के वर्णन का, नागरिकता की प्राप्ति का उल्लेख किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वह जन्म के आधार पर। तो पहला जो है जन्म के आधार पर माना गया। पहला किसे माना गया? तो जन्म के आधार पर, अर्थात 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 अर्थात जिस तिथि को भारतीय संविधान सभा लागू हुई थी, तो उस वक्त से या उस वक्त से पहले से जो भारत में जन्म लिए उसे भारत का नागरिक माना गया। तो पहला आधार माना गया जन्म को, बर्थ को। तो जन्म का आधार क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिन जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ वे भारत के नागरिक होंगे। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिन नागरिकों का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिन नागरिकों का जन्म भारत में हुआ, वे भारतीय नागरिक होंगे। तो पहला आधार किसे बनाया गया? जन्म के आधार पर। तो आज भी यह आधार सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वो उसे ऑटोमेटिकली ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिन नागरिकों का जन्म भारत में हुआ उन्हें वे भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हुई, तो वे भारतीय नागरिकता कहे गए। दूसरा माना गया वंश के आधार पर। दूसरा आधार क्या माना गया? तो वंश के आधार पर, याद रखेंगे, दूसरा माना गया वंश के आधार पर।
लेकिन इस जन्म के आधार पर भी एक अपवाद मान लिया गया। अपवाद क्या मान लिया गया कि विदेशी जो नागरिक हैं और जो राजनीतिक हैं, राजनयिक हैं, उनके बच्चों पर जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता लागू नहीं होगी। अर्थात कोई बच्चा विदेश में जन्म लिया तो उसे भारतीय नागरिकता का प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी अपवाद माना गया। क्या अपवाद माना गया कि क्योंकि अगर बच्चे का जन्म होता है विदेश में लेकिन उसके पूर्वज वे भारतीय से संबंधित हैं, उनका जन्म भारत में हुआ, चाहे वो माता या फिर पिता, तो फिर इसी के आधार पर वंश को भी माना गया। क्या माना गया? वंश को। तो अपवाद किसे माना गया कि विदेशी नागरिकों और राजनयिक के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो पहला आधार माना गया जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर भारतीय की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो यह बताया गया किसके द्वारा? तो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के द्वारा। तो पहला आधार बनाया जन्म को। उसके बाद वंश परंपरा के अनुसार। लेकिन उसके पहले हम लोग देखें कि एक संशोधन हुआ। तो अभी हमने बताया कि जन्म के आधार पर जब यह बता दिया गया कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ वे भारतीय नागरिक तो कहे जाएंगे। लेकिन यदि उसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे, तो क्या उस बच्चे को भारतीय की नागरिक प्राप्त होगी? तो उसके लिए भी एक संशोधन हुआ 1986 में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1986 ईस्वी में एक संशोधन हुआ। 1986 ईस्वी में संशोधन हुआ कि नहीं, अगर बच्चे का जन्म विदेश में होता है और माता पिता भारतीय हैं तो उन्हें भी भारतीय की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो संशोधन क्या हुआ 1986 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भारत में जन्म लेने वाला भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता या माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। तो पहला संशोधन तो हो गया 1986 में। क्या संशोधन हुआ कि यदि कोई विदेशी जोड़े हैं और भारत में वे अपने बच्चे को जन्म ले लिए, तो जब बच्चे को जन्म देंगे तो ऐसा नहीं कि उस बच्चे को
भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर कब प्राप्त होगी, जब उन दोनों की नागरिकता भारत में प्राप्त हो, अर्थात चाहे माता की प्राप्त हो या पिता की प्राप्त हो या फिर दोनों को, तभी जो है उस बच्चे को भारतीय नागरिकता की प्राप्ति होगी। तो संशोधन हुआ कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है। अब इसे कैसे समझेंगे? जैसे कि कोई विदेशी जोड़ा भारत में घूमने आया और उनका कोई बच्चा हुआ भारत में, तो उसे भारतीय की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तब होगी जब ये जोड़े भारत में नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको फिर एक संशोधन किया गया कि अगर वो घूमने आया तो वह विदेशी जोड़ा भारत में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अगर उन्हें 6 वीजा की प्राप्ति भी हो जाती है तो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो एक और संशोधन किया गया 2003 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इस पर भी एक संशोधन हुआ 2003 में। क्या संशोधन हुआ 2003 में? कि भारत में जन्म लेने वाला 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 कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों। और यदि कोई माता या पिता में से भारत या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी का मतलब बिना वीजा के भारत में उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए, अर्थात वीजा लेकर ही भारत में वह प्रवेश होना चाहिए। अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अर्थात बिना वीजा के न हो। तो 1986 में जो संशोधन किया गया जन्म के आधार पर नागरिकता में, कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन कोई विदेशी जोड़ा यदि भारत में घूमने आता है
और उसके बच्चे का जन्म होता है भारत में, तो समस्या उत्पन्न हो गई कि क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो फिर उसी को 2003 में एक और संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों, और यदि माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है और दूसरा भारत का नागरिक नहीं है, तो जो भारत का नागरिक नहीं है वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अर्थात बिना वीजा के उसे नहीं होना चाहिए, अर्थात वीजा के आधार पर ही उसकी भारत में प्रवेश होनी चाहिए। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता और उसके कुछ अपवाद और संशोधन। अब आते हैं दूसरा जो हुआ वह वंश के आधार पर। तो दूसरा जो आधार क्या माना गया? वंश के आधार पर। तो दूसरा आधार माना गया किसे? वंश को। वंश। तो वंश को कैसे आधार माना गया कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेता है। भारत में जन्म लेता है भारत में जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। तो दूसरा जो है वंश के आधार पे भारत की नागरिकता को आधार बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ, तो उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता या पिता में से कोई एक उस बच्चे के जन्म के समय भारत की नागरिकता के अधिकारी होने चाहिए, अर्थात उनमें से किसी एक के पास भारतीय की नागरिकता होनी चाहिए। याद रखेंगे, तभी जो है उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन इसको फिर एक बार 1992 में संशोधन किया गया, चूंकि हमारे मौलिक अधिकार में क्या लिखा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसी को 1992 ईस्वी में एक बार फिर से संशोधन किया गया। तो याद रखेंगे 1992 में एक बार फिर से इस वंश के आधार पर भी नागरिकता को संशोधन किया गया। तो क्या संशोधन किया गया 1992 में कि चूंकि
चूंकि हमारे मौलिक अधिकार में, हम लोग आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। चूंकि हमारे मौलिक अधिकार में यह वर्णन है कि लिंग के आधार पर वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के अंतर्गत बाहर कर दिया गया। तो चूंकि हमारे मौलिक अधिकार में यह वर्णन है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसी कारण भारतीय नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया गया, में संशोधन हुआ। 1992 में संशोधन हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1992 ईस्वी में संशोधन हुआ। तो क्या संशोधन हुआ कि जिस व्यक्ति का जन्म छब्बीस जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ, तो उसको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी, तो उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। तो जब 1986 में जो संशोधन हुआ, 1986 का फिर संशोधन 2003 में हुआ, तो 2003 में क्या संशोधन किया गया कि भारत में यदि बच्चे का जन्म होता है
तो दोनों माता या पिता दोनों के पास भारतीय की नागरिकता होनी चाहिए। जब ये विदेशी है तब। लेकिन फिर उसी को संशोधन कर दिया गया। संशोधन यह किया गया कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ तो उन्हें भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उन दोनों में से किसी एक के पास भारतीयता की नागरिकता हो, अर्थात उन दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। लेकिन इसे 2003 में इसे भी संशोधन कर दिया गया। तो 2003 में इसका भी क्या किया गया, तो संशोधन किया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि 2003 में इसको भी संशोधन कर दिया गया। क्या किया गया संशोधन करके कि किसी व्यक्ति का जन्म किसी व्यक्ति का जन्म किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो तो भारत के बाहर हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी उसे भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके माता या पिता या फिर दोनों या फिर दोनों को उसके जन्म के समय दोनों को उसके जन्म के समय भारत की नागरिकता प्राप्त हो भारत की नागरिकता प्राप्त हो। साथ ही जन्म लेने वाला व्यक्ति का उस देश में भारतीय दूतावास अर्थात इंडियन एम्बेसी में जन्म के 1 बरस के अंदर पंजीकरण हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय दूतावास में 1 बरस के अंदर पंजीकरण हो।
तो संशोधन क्या किया गया 2003 में कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके माता या पिता या फिर दोनों को उसके जन्म के समय भारत की नागरिकता प्राप्त हो। साथ ही जन्म लेने वाला व्यक्ति का उस देश में भारतीय दूतावास अर्थात अगला आधार माना गया पंजीकरण को। तो तीसरा जो आधार है वह पंजीकरण के अर्थात रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो तीसरा आधार माना गया पंजीकरण को, रजिस्ट्रेशन को, इम्पोर्टेंट है। तो पंजीकरण के अंतर्गत 5 प्रकार से पंजीकरण के आधार पर जो 5 प्रकार के जो पंजीकृत व्यक्ति होंगे उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यह बात कहा गया भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके अंतर्गत। तो पहला क्या है कि भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। तो कौन कौन से लोगों को पंजीकरण कराना पड़ेगा? तो भारतीय जो नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चों को। तो जो पंजीकरण है अर्थात रजिस्ट्रेशन, कोई व्यक्ति चाहे माता या पिता हो, तो माता या पिता में से कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति चाहे माता या पिता हो और वह भारत का नागरिक नहीं है अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में रहने के बाद पंजीकरण कराना होगा। 1 वर्ष के अंदर में क्या करना होगा? तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो कोई व्यक्ति चाहे वह माता हो या पिता हो और वह भारत का नागरिक नहीं है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत में रहने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा? तो पंजीकरण कराना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो पंजीकरण के 5 आधार बताए गए। तो पंजीकरण के कितने आधार बताए गए? 5 प्रकार से पंजीकरण होगा। तो पंजीकरण का कितने आधार बताए गए? 5। पहला, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चों का पंजीकरण होगा। तो जो भारत के नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चों को क्या किया गया? आधार बनाया गया कि भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा क्या बताया गया कि भारतीय मूल के वे नागरिक
भारतीय मूल के वे नागरिक भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हों, किसी अन्य देश में रह रहे हों, तो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हों, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में रहना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। तीसरा आधार बताया गया कि वे व्यक्ति जो नागरिकता के लिए पंजीकरण आवेदन देने की तिथि से पंजीकरण आवेदन देने की तिथि से आवेदन देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो व्यक्ति नागरिकता की पंजीकरण कराना चाहते हैं तो कितने महीने पहले से भारत में उन्हें रहना चाहिए, तो 6 महीने पहले इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों। चौथा आधार बताया गया कि वैसी स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो और भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या निकट भविष्य में विवाह करने जा रही हो, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अर्थात कोई विदेशी लड़की है जो इंडियन से शादी कर ली या फिर शादी करने वाली है, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के लिए, याद रखेंगे। और पांचवा जो है वह क्या आधार है कि वे लोग जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों और भारत में रह रहे हों या यहां भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। वे लोग जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों, भारत में रह रहे हों या यहां
भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। तो 5 प्रकार से बताया गया कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो पंजीकरण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति चाहे माता या पिता हो और वह भारत का नागरिक नहीं है और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसे भारत में रहने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो पंजीकरण करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए 5 प्रकार का आधार बताया गया। पहला क्या, किसे पंजीकरण कराना पड़ेगा? तो जो भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे हैं, तो भारत के नागरिकों के क्या है? तो नाबालिग बच्चे हैं। दूसरा, भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हों, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरा, वे व्यक्ति जो नागरिकता के लिए पंजीकरण आवेदन की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों, और वैसी स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या निकट भविष्य में भारतीयों से विवाह करने जा रही हो, तो उन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा। या 5वां, जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों और वे भारत में रह रहे हों और या यहाँ भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, तो उन्हें भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति होगी। तो जन्म, वंश और फिर पंजीकरण अर्थात बर्थ, उसके बाद वंश हो गया और उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो 3 चीज़ों को हमने देख लिया जिसके आधार पर कौन कौन से अपवाद हैं और किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद जो चौथा है जिसे हम लोग देश का भूमि विस्तार या भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति होती है, और 5वां है देशीकरण अर्थात नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो कोई व्यक्ति भारत में काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, तो उसे ऑटोमेटिकली ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या फिर भारत अपना भूमि का विस्तार कर लिया, तो उस देश के नागरिक, उस भूमि के नागरिक ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे आपको अगला नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए और अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।